नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 मई की सुबह 23 वर्षीय पवन हंसी खुशी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद रात के करीब 8 बजे पवन घर पहुंचता है। अगले दिन 23 मई की सुबह करीब 6 बजे पवन की 25 वर्षीय पत्नी आंचल रोते हुए पवन की बहन अनीता को कॉल करती है और कांपते हुए उसे बताती है कि पवन सीढ़ियों से गिर गया है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब यह खबर सुनते ही अनीता घबरा जाती है और तुरंत ही अपने भाई को देखने के लिए घर से निकल जाती है। साथ ही वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी दे देती है। कुछ ही समय बाद पवन की बहन और अन्य रिश्तेदार आंचल के घर पहुंच जाते हैं। वहां पवन को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पवन बेहद गंभीर हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे और शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। घबराया हुआ परिवार उसे बिना समय गंवाए नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंचाता है और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स फौरन पवन को चेक करते हैं। चेक करने के कुछ मिनट बाद डॉक्टर्स पवन को मृत घोषित कर देते हैं। पवन की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में मातम छा जाता है। इस दुखद मृत्यु पर पूरा परिवार रोने लगता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल स्टाफ तुरंत इस एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को देता है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और उस मामले की जांच शुरू कर देती है। पवन के शव के पास उसकी पत्नी आंचल रो रही थी। उसके ठीक बगल में उसकी छोटी बहन शिखा भी खड़ी थी। पुलिस बड़ी बारीकी से पवन के शव का निरीक्षण करती है। पवन की बॉडी को चेक करने पर पुलिस को पवन के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद पवन की मौत इन्हीं चोटों की वजह से हुई होगी। बॉडी को चेक करने के बाद पुलिस सबसे पहले आंचल से उसके पति के मौत के बारे में पूछताछ करती है। आंचल बताती है कि उसके पति सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। पुलिस अगला सवाल पूछती है कि पवन सीढ़ियों से नीचे कैसे गिरा और जब गिरा तो वह कहाँ थी। इस पर आंचल बताती है कि वह सो रही थी। पवन के गिरने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई और जब वह पवन के पास पहुंची तो वह बहुत बेसुध पड़ा था। आगे आंचल बताती है कि दरअसल काफ़ी समय से पवन मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। उसने कई बार उससे इस परेशानी की वजह पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। इसी दौरान पुलिस पवन के बहन अनीता और बबीता से भी उसके भाई की मौत के बारे में बात करती है। दोनों बहनें भी बताती है कि पवन पिछले 6 महीने से परेशान चल रहा था और फिर 2 महीने पहले पवन ने हमें फ़ोन करके बताया था कि अगर कभी मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत को कभी खुदकुशी मत समझना, तुम्हारा भाई कभी खुदकुशी नहीं करेगा। मैं जब भी मरूंगा तो मेरी हत्या होगी। और पवन ने यह बात सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हमें बताई थी। हालांकि जब उसकी बहनों ने पवन से पूछा कि आखिर उसे किससे खतरा था या कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने कभी किसी का नाम नहीं बताया। अब पवन की मौत एक हादसा थी या फिर किसी बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस को पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो जाती कि पवन की मौत का असली कारण क्या था। आखिरकार एक दिन के बाद पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पवन की मौत को लेकर जो बातें हुई थी उसे पढ़कर पुलिस भी दंग हो जाती है। उस रात जो पवन के साथ हुआ वह इतना भयानक था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यकीन मानिए, इससे ज़्यादा क्रूर और शर्मनाक घटना शायद ही पहले हुई हो। लेकिन इस घटना को समझने के लिए इस कहानी के मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है। कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। 23 वर्षीय पवन ठाकुर, उसकी 25 वर्षीय पत्नी आंचल और आंचल की 19 साल की छोटी बहन शिख, जो पवन की साली है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से। मुरादाबाद में मझौला थाना क्षेत्र में एक जगह है कुंदनपुर। इसी कुंदनपुर में 30 वर्षीय पवन ठाकुर अपने परिवार के साथ रहता था। सीधा साधा पवन एक साधारण मेहनती और परिवार का साथ देने वाला शख्स था। पवन का बड़ा भाई देवेंद्र, जो पैसे से एक लाइनमैन था, अपने परिवार के साथ उसने घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध थे और पूरा परिवार आपस में मिलजुल कर रहता था। इसके अलावा पवन की 2 बहनें भी थीं, बबीता और अनीता, जिसकी शादी हो चुकी थी और यह भी मुरादाबाद में ही रहती थी। साल 2020 में पवन की शादी संभल में हजरत नगर की रहने वाली 25 वर्षीय आंचल के साथ तय हो जाती है। यह एक अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले आंचल और पवन के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। यहीं पहली बार पवन और आंचल की मुलाकात होती है।
पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे यह पसंद प्यार में बदल जाती है। समय के साथ दोनों के बीच गहरी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम के साथ पवन और आंचल की शादी हो जाती है। पवन आंचल से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने शादी के दौरान आंचल के परिवार से ना तो दहेज की कोई मांग की और ना ही कोई अन्य सामान लिया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आंचल की खुशी थी। शादी के बाद दोनों बेहद खुश थे। हंसी खुशी में 2 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसके बाद आंचल प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर कुछ महीने बाद आंचल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बेटी के जन्म से घर में खुशियाँ और बढ़ जाती है। दोनों अपनी बेटी का नाम दिव्यांशी रखते हैं। दिव्यांशी के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बच्चे की मासूम मुस्कान और किलकारियों से पूरा परिवार खुशियों का माहौल छा जाता है। पवन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसके परिवार और उसके और आंचल के लिए हर संभव खुशी जुटाने की कोशिश करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था। नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण उसे अक्सर देर शाम तक काम करना पड़ता था और ऐसे में उसे कई बार घर लौटने में देर हो जाती थी। परिवार की बेहतर परवरिश और भविष्य की सुरक्षित बनाने के लिए वह लगातार मेहनत कर रहा था। इसी परिवार में अंकित नाम का एक और सदस्य था। 20 वर्षीय अंकित पवन के बड़े भाई का बेटा था। अंकित का अपने चचा पवन के घर अक्सर आना जाना होता था। परिवार का सदस्य होने के कारण किसी को भी उसके घर पर आने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस दौरान उसकी बातचीत अपनी चाची आंचल से भी होने लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 5 साल का अंतर था, इसलिए धीरे धीरे उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। शुरुआत में यह रिश्ता सामान्य पारिवारिक बातचीत तक सीमित दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती है और यह रिश्ता एक ऐसा मोड़ पर पहुंच जाता है जहां दोनों रिश्तों की मर्यादाओं को पीछे छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। अब दोनों पवन की गैर हाजिरी में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। काफ़ी समय तक इस अवैध संबंध के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे का यह अवैध रिश्ता और गहरा होता चला जाता है, लेकिन ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपते। एक दिन पवन ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और वह आंचल को और अंकित को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। पवन जो आंचल से बहुत प्यार करता था, उसने अपने ही भतीजे के साथ इस हालत में देखकर वह सन्न हो जाता है। उसके बाद घर में इस बात को लेकर काफ़ी क्लेश होता है। यह बात परिवार के और लोगों को भी पता चलती है। परिवार के सभी लोग अंकित और आंचल पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। काफ़ी दिनों तक इस अनैतिक अफेयर वाली बात को लेकर पूरे परिवार में टेंशन बनी रहती है। सभी चाहते थे कि किस तरह यह मामला यहीं समाप्त हो जाए और परिवार फिर सामान्य जीवन जी सके। थोड़ा मामला शांत होने के बाद पवन आंचल को इस बारे में बात करता है और उसे शांति से समझाता है कि परिवार की भलाई के लिए तुम्हें अंकित से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे और आगे से तुम कभी नहीं मिलोगी। आंचल भी उस समय पवन की बात मान लेती है और अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। यह पवन को विश्वास दिलाती है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगी। पवन जो आंचल और अपनी बेटी दिव्यांशी से जो बहुत प्यार करता था, उसे लगता था कि शायद आंचल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वह भी उससे माफ़ कर देता है। उसे भरोसा था कि आंचल फिर ऐसी गलती नहीं करेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पवन का यह विश्वास ज़्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रहता। कुछ ही समय बाद आंचल और अंकित फिर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उनका अफेयर पहले की तरह फिर से शुरू हो जाता है। पवन को जब इस बात का पता चलता है तो वह पहले से भी ज़्यादा टूट जाता है। वह कई बार दोनों को समझाने की कोशिश करता है और उन्हें परिवार, समाज, बेटी के भविष्य और रिश्तों की मर्यादा का हवाला देकर उन्हें इस संबंध को ख़त्म करने के लिए भी कहता है, लेकिन उनको समझने का दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अब अंकित और आंचल बिना किसी डर या झिझक के एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वासना उन दोनों पर इस कदर हावी थी कि न तो उन्हें रिश्तों की परवाह थी और न ही पवन की भावनाओं की। अब धीरे धीरे पवन इन सब बातों की वजह से परेशान रहने लगता है। पवन अपनी पति आंचल और बेटी दिव्यांशी से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत में अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वह आंचल और अंकित को रोक नहीं पा रहा था। थक हार कर पवन चुपचाप सब कुछ सहन करने लगता है। एक शरीफ इंसान जिसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है और वह यह सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे में उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। हर बीतते दिन
के साथ घर के अंदर क्लेश बढ़ता चला जाता है। लगभग हर दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस और तनाव होने लगता है। हालत इतने खराब हो जाते हैं कि पवन और आंचल के बीच का रिश्ता केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच में पवन की मौत से लगभग 15 दिन पहले आंचल अपने मायके चली जाती है और वहां पहुंचकर अपनी बहन शिख से कहती है कि पवन से परेशान हो चुकी है और वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अगर वह उससे अलग हुई तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसे मारना पड़ेगा और तुम्हें इस काम के लिए मेरा साथ देना होगा। सारी बातें सुनने के बाद शिख अपनी बहन से कहती है, जीजा के मरने बाद घर तुम्हारा हो जाएगा और जो 10 बीघा की ज़मीन है वो भी तुम्हें मिल जाएगी, तो फिर इसमें उसका क्या फ़ायदा होगा। इस पर आंचल शिख के साथ एक सौदा करती है और कहती है कि पवन के मरने के बाद तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे घर पर ही रहना। अब क्योंकि शिख का भी अफेयर मजोला निवासी अजय दिवंकर से चल रहा था, इसीलिए वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। जब वह यह बात अपने बॉयफ्रेंड अजय को बताती है तो वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। फिर आंचल, अंकित, शिख और अजय चारों मिलकर पवन को मारने का प्लान बनाते हैं। आजकल का हालत को देखते हुए पवन को भी एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है और इसी बात की वह जानकारी अपनी दोनों बहनों बबीता और अनीता को भी दे देता है, पर वह आंचल या अंकित किसका नाम नहीं बताता और शायद यही वह गलती कर जाता है। खैर, पूरे प्लान के अकॉर्डिंग 21 मई को आंचल शिख के साथ घर लौटती है। उस समय पवन अपनी बहन अनीता के साथ के घर मुरादाबाद में होता है। आंचल पवन को फ़ोन करती है और कहती है, बड़े प्यार से कहती है कि वह घर आ गई है, इसलिए वह भी घर आ जाए। और फिर करीब रात के 10 बजे पवन घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर आंचल पवन के साथ बड़े प्यार से पेश आती है, जिस पर पवन को काफ़ी हैरानी भी होती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद आंचल को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और इस बात को वह इग्नोर कर देता है। उसके बाद तीनों एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन 22 मई को पवन काम पर चला जाता है और फिर करीबन रात को 10 बजे पवन घर लौट आता है। घर में पहले से ही आंचल, अंकित, शिख और अजय उसका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही पवन घर में घुसता है तो चारों उसे पकड़ लेते हैं और उसे काबू करके रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद वह उसे ज़बरदस्ती जहर पीने के लिए कहते हैं। पवन जब इसका विरोध करता है तो चारों उसे पीटना शुरू कर देते हैं। करीब 3 घंटे तक वह चारों पवन की पिटाई करते रहते हैं। जब इतने पर भी उनका दिल नहीं भरता और पवन जहर पीने के लिए राजी नहीं होता तो वह कई बार उसे बिजली के झटके भी देते हैं और दर्द से तड़पता पवन उन चारों से उसे छोड़ने की मिन्नतें करने लगता है। उसे लगता है कि शायद चारों में से किसी को उसके तरस आ जाएगा, किसी की इंसानियत जाग जाए और वह उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि जब पवन अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा होता है तो वह चारों पवन के सामने आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ शर्मनाक हरकतें करने लगते हैं। और फिर आता है सबसे शर्मनाक पल, जब आंचल और अंकित दर्द से तड़पते हुए पवन के सामने अवैध संबंध बनाने लगते हैं। अपने ही पति को अधमरा करके और फिर उसके सामने अपने प्रेमी के साथ ऐसी हरकतें करना, यह सुनने में ही कितना भद्दा लगता है। लेकिन आंचल और अंकित बहुत पहले ही सारे रिश्तों की मर्यादा भूल चुके थे। खैर, उसके बाद पवन बिल्कुल अधमरी हालत में पहुंच जाता है, लेकिन चारों का मकसद अभी पूरा नहीं होता। उसे बिल्कुल शांत करने के लिए वह लोग उसे बेसुध हालत में ही उसे पॉइजन पिलाते हैं। इसके कुछ देर बाद ही कमरे में शांति छा जाती है और पवन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पवन की मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए वह उसे सीढ़ियों के पास लेकर आते हैं और उसे वहां से नीचे फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि पवन सीढ़ियों से गिर गया होगा। इसके बाद चारों आरोपी आराम से घर में खाना खाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह जब आंचल पवन की तबीयत खराब होने की खबर उसकी बहन और रिश्तेदारों को देती है तो अंकित और अजय वहां से निकल जाते हैं। इन चारों को अपने प्लान पर इतना भरोसा था कि यह लोग अपने घर जाकर आराम से सो जाते हैं और कहीं भागने की कोशिश भी नहीं करते। पवन की मौत का खुलासा होने के बाद पुलिस चारों को अरेस्ट कर लेती है और आंचल और अंकित को सामने बिठाकर पूछताछ करती है। पूछताछ में आंचल बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे अच्छा तो मैं अंकित के साथ भाग जाती, लेकिन मैंने अपने पति की हत्या करके बहुत गलत किया। दूसरी तरफ अंकित अपनी सफाई में कहता है कि आंचल ने उससे कई बार पवन को मारने के लिए कहा, तब जाकर वह उसकी हत्या करने के लिए तैयार हुआ। फिलहाल तो पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है। बात करें इस कहानी की, अपनी हत्या का आभास होने के बाद भी पवन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर वह समय रहते पुलिस में शिकायत दर्ज करता, कानूनी सलाह लेता या खुद को उस माहौल से दूर कर लेता तो घटनाओं का परिणाम कुछ और होता। लेकिन कई बार भावनाओं
इंसान को फैसला पर भारी पड़ जाती है कि पवन अपनी पत्नी आंचल से बहुत प्यार करता था। शायद उसकी आखिरी समय तक उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका परिवार फिर से पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन उसकी यह उम्मीद और रिश्ते को बचाने की कोशिश आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। इन सब ने उसे 2 साल की बच्ची की दिव्यांशी को सब भूल गए, जिसने अब बिना माता पिता के जीना पड़ेगा। ऐसे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, इसलिए समझदारी इसमें है कि समय रहते ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए। हालांकि यह फैसला आसान नहीं होता। किसी रिश्ते को छोड़ना, खासकर जब उसमें प्यार, यादें और परिवार जुड़ा हो, बेहद कठिन होता है। लेकिन जीवन भी किसी भी रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण है। समय बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। इसलिए जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाए तो चुप रहना या सब कुछ सहते रहना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पवन समय रहते कोई अलग कदम उठाता तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।